हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी सिलेबस का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। याद होगा तुमको, पिछले क्लास में 5 तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पढ़ चुके थे। पहला हम स्टार्ट किए थे फ्रॉम द कन्वर्जन रेट, ठीक है। दूसरा हम पढ़े थे एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तीसरा पढ़े थे कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। और फिर हम पढ़े थे कार्ट एबेंडनमेंट रेट। क्लियर है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। नाम है चेकआउट एबेंडनमेंट रेट। तो ये भी सेम ही है। कार्ट एबेंडनमेंट में होता था कितने लोग ऐड टू कार्ट किए लेकिन बाय नाउ नहीं किए। यहाँ पे क्या है, कितने लोग बाय नाउ में क्लिक किए, चेकआउट करने गए, बाय करने गए लेकिन बाय किए नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, उन लोग कैंसिल कर दिए। तो इसको बोलते हैं चेकआउट एबेंडनमेंट रेट। तो कितने लोग चेकआउट करने गए, कितने लोग सामान खरीदने गए, बाय किए, बाय नाउ पे क्लिक किए, चेकआउट किए, लेकिन बाद में फिर उसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, देखना। द चेकआउट एबेंडनमेंट रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स who initiate the checkout process but fail to complete it। मतलब स्टार्ट तो किए सामान को बाय नाउ करने का, कुछ डिटेल्स थोड़ा बहुत डाले भी, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किए प्रोसेस को, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो लोग कैंसिल कर दिए उसको। ठीक है। दिस मेट्रिक हाईलाइट्स पोटेंशियल बोटलनेक्स और कॉम्प्लेक्सिटीज। तो बोल रहा है कुछ तो प्रॉब्लम होगा फाइनल स्टेप में, इसी वजह से इतने सारे लोग जो है चेकआउट तो करते हैं लेकिन बाय नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते। ठीक है। एड्रेसिंग इश्यूज हियर कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव कन्वर्जन। तो यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है, इससे हमारा कन्वर्जन बढ़ेगा, हमारा कस्टमर सेल्स बढ़ेगा। ठीक है। कैसे निकालते हैं, कितने लोग चेकआउट करना स्टार्ट किए। सपोज 100 लोग चेकआउट करना स्टार्ट किए लेकिन परचेज कितने लोग कर सके, सिर्फ 40 लोग परचेज किए। तो कितने लोग परचेज नहीं कर पाए, 60 लोग परचेज नहीं कर पाए आउट ऑफ 100। तो हमारा जो चेकआउट एबेंडनमेंट रेट है वो है 60%। मतलब 100 लोग अगर चेकआउट करते हैं तो सिर्फ 40 लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं, बाकी 60 लोग जो है चेकआउट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब हम कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चे से हमको कितना रुपया का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो कितना रुपया का हम एड स्पेंड कर रहे हैं, कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और उस एडवर्टाइजमेंट से वो कितना रुपया का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दैट इज रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। देखना, रोएस मेजर्स द रेवेन्यू जनरेट्स for each dollar spent on advertising, helping evaluate the effectiveness of marketing campaign। इससे क्या पता चलता है, हमारा मार्केटिंग कितना इफेक्टिव है। अगर हम 1 रुपया खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट में तो कितना रुपया का रेवेन्यू उससे जनरेट होता है, कितना रुपया का सेल्स उससे जनरेट होता है। राइट। A high ROAS indicates advertising is driving profitable customers acquisition, while a low ROAS suggests that campaigns may need to be optimized or budget reallocated। तो अगर ROAS हमारा हाई है तो ये दिखाता है कि हमारा मार्केटिंग बहुत अच्छा जा रहा है। हम 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं और उससे हम 10 रुपए का रेवेन्यू ला रहे हैं, तो हमारा रोएस बहुत अच्छा है, हाई रोएस है। ठीक है। इसका मतलब हमारा मार्केटिंग बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर हमारा रोएस बहुत कम है, हम 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं उसके बदले सिर्फ 2 रुपया का रेवेन्यू ला पा रहे हैं, तो हमारा रोएस बहुत खराब है। तो इसका मतलब है कि हमारा मार्केटिंग कैंपेन इतने अच्छा नहीं चल रहा, हमको कुछ चेंज करने का जरूरत है। क्लियर है। एग्जाम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम एड्स। टोटल सोच लो 1 लाख का रेवेन्यू हुआ और एड स्पेंड किए थे हम 10,000, तो हमारा रोएस है 10 का। मतलब हम अगर 1 रुपया खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट में तो 1 रुपया के बदले 10 रुपया का सेल्स जो है वो जनरेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, रिपीट परचेज ऑर्डर। नाम से पता चल रहा है कितने परसेंट कस्टमर जो है हमसे वापस सामान खरीदते हैं। दैट इज रिपीट परचेज रेट। The KPI tracks the percentage of customers
who make more than one purchase from your store. एक बार तुमसे सामान खरीदा, दोबारा फिर से सामान खरीदता है, तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा रिपीट कस्टमर बना। ठीक है, रिपीट कस्टमर अगर है एक बिजनेस के अंदर, तो वो दिखाता है कस्टमर बहुत लॉयल है और कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर ही दोबारा सामान खरीदेगा। तुम खुद सोचो, तुम एक जगह एक बार सामान खरीदे, क्या दोबारा वहां से सामान खरीदोगे? अगर वो तुमको चीट करेगा तो नहीं खरीदोगे। तो अगर कस्टमर लॉयल होगा, सेटिस्फाइड होगा, तुम्हारा सर्विस, तुम्हारा गुड्स उतना अच्छा होगा, तो वो दोबारा फिर से तुमसे सामान खरीद रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, इसलिए इससे क्या होगा? हमको नए कस्टमर के ऊपर ज्यादा जो है ध्यान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो रिपीट कस्टमर इतने ज्यादा हैं, जो हमसे एक बार सामान खरीदता है, सालों साल खरीदता है, तो हमको नए कस्टमर का चिंता नहीं रहेगा। अगर रिपीट कस्टमर नहीं रहेंगे ना, हर बार नया कस्टमर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर है? तो कितने कस्टमर हमारे पास वापस आके दोबारा सामान खरीदे? आउट ऑफ द टोटल कस्टमर्स। क्लियर है? सोच लो हमारे टोटल 1000 कस्टमर्स है, उसमें से 200 कस्टमर जो है रिपीट किए हैं, वापस से सामान हमसे दोबारा खरीदे हैं, तो हमारा कस्टमर रिपीट रेट है 20% का। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कस्टमर रिटेंशन रेट, हम कितने परसेंट कस्टमर्स को अपने पास रिटेन कर पाते हैं? कस्टमर रिटेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर रिटेन होगा, तब हमको कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू का पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर कस्टमर रिटेंशन खराब होगा, एक बार हमसे सामान खरीदते हैं, फिर बाद में हम उनको रिटेन नहीं कर पाते, उनको फिर से सामान नहीं बेच पाते हैं, तो कस्टमर रिटेंशन अगर खराब होगा, तो हमारे बिजनेस में हर बार नए कस्टमर्स लाना पड़ेगा, और नए कस्टमर लाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि नए कस्टमर कहां से आएंगे? एडवर्टाइजमेंट से आएंगे, तो हमारा स्कैक बढ़ जाएगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो बूस्ट कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास रिपीट कस्टमर्स होंगे, हमारे कस्टमर्स रिटेंशन अच्छा होगा, तो पुराना कस्टमर बार बार हमसे सामान खरीदेगा और हमको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उनपे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? देखना, कस्टमर रिटेंशन रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु रिटर्न टू मेक परचेज ओवर टाइम, वापस आके सामान हमसे खरीदते हैं। रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू अक्वायरिंग न्यू वंस। न्यू वन को एक्वायर करने के लिए कैक लगेगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा लगाना पड़ेगा। लेकिन पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमारा बचेगा। क्लियर है? मेकिंग दिस मेट्रिक की ऑफ बिल्डिंग अ लॉयल कस्टमर बेस एंड इंक्रीजिंग सीएलवी। सीएलवी याद होगा, पिछले क्लास में पढ़ाया था, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर अपने जिंदगी भर में टोटल हमसे कितना रुपए का सामान खरीदेगा, दैट इज कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? इसका फॉर्मूला हो गया कस्टमर रिटेंशन का, कितने कस्टमर हमारे पास एंड में है, माइनस कितने कस्टमर हम नए लाए, डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में कितने कस्टमर थे। तो इससे पता चलेगा कितना परसेंट कस्टमर रिटेन हो रहा है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 1000 कस्टमर थे, ईयर के एंड में 1500 कस्टमर हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो है 700 कस्टमर नए आए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 700 कस्टमर नए आए हैं, स्टार्टिंग में 1000 थे, ईयर के एंड में 1500 कस्टमर हैं, और ड्यूरिंग द ईयर 700 नए कस्टमर हम ऐड किए हैं। ठीक है, तो हमारे पुराने कस्टमर कितने बचे हैं देखना, कस्टमर एट द एंड 1500 माइनस न्यू 700, तो पुराने कितने हैं इसमें? पुराने 800 है, 1500 में 700 तो नए कस्टमर इस साल के, तो पुराने कितने हैं? पुराने 800 है, 800 आउट ऑफ द टोटल ऑफ 1000, मतलब हमारा कस्टमर रिटेंशन रेट है 80% का। मतलब हमारे ईयर के स्टार्टिंग में जितने कस्टमर थे, उसका 80% कस्टमर जो है वो हमारे ईयर के एंड में भी हमारे पास हमारे कस्टमर बन के हैं उन लोग। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेट प्रमोटर स्कोर।
एनपीएस इज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स दैट मेजर्स हाउ लाइकली, क्या चांसेस है कस्टमर हमारे ब्रांड को बाकी लोगों को रेकमेंड करेगा। अगर हमारा एनपीएस अच्छा है, हमारा हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो हमारा कस्टमर हमारे ब्रांड को लोगों को भी बताएगा और नए कस्टमर लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अ हायर एनपीएस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अगर हमारा एनपीएस हाई है, इसका मतलब हमारा कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, वो लोगों को बताएगा हमारे बारे में। ठीक है, विच कैन ड्राइव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, तो एनपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर खुद तो कस्टमर रहता है, साथ में 4 और लोगों को हमारा कस्टमर बनाता है। राइट, नेक्स्ट, एनपीएस परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर माइनस एनपीएस परसेंटेज ऑफ डिट्रैक्टर्स। क्या फॉर्मूला हो गया ये? ठीक है, टोटल कैसे निकलेगा? टोटल कितने परसेंट लोग हमारा सामान खरीदे माइनस कितने परसेंट लोग रेकमेंड नहीं करेंगे। डिट्रैक्टर्स मतलब जो रेकमेंड नहीं करेंगे, तो कितने परसेंट लोग रेकमेंड करेंगे? 80% लोग जो है आगे रेकमेंड करेंगे। क्लियर है? तो टोटल कितने लोग सामान खरीदे माइनस कितने परसेंट लोग जो है रेकमेंड नहीं करेंगे, तो पता चल जाएगा कितने परसेंट लोग चांसेस है रेकमेंड करने का। क्लियर है? नेक्स्ट, रिफंड एंड रिटर्न रेट। हम जो सामान बेचते हैं उसमें से कितना सामान वापस आता है, पैसा रिफंड करना पड़ता है। दिस केपीआई मेजर्स द परसेंटेज ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर रिटर्न्ड एंड रिफंडेड। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है, इसलिए कस्टमर खरीदता है फिर उसको रिटर्न करता है। तो ये हाई नहीं होना चाहिए। ये अगर हाई है तो ये दिखाता है कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। A high return rate can indicate issues with product quality, customer expectation, or misleading product description, all of which can hurt profitability. तो अगर हमारा जो रिटर्न्स बहुत हाई है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कस्टमर या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, या क्वालिटी खराब है, या हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो हम लिख रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं वो सही नहीं है, कुछ तो दिक्कत है, इसलिए कस्टमर सामान वापस कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कितना बेचे और कितना रिटर्न हुआ। जैसे हम लोग टोटल 100 ऑर्डर भेजे, टोटल 100 ठो ऑर्डर आया, उसमें से 5 तो कस्टमर सामान वापस कर दिए, तो हमारा रिटर्न रेट है 5% का। मतलब अगर हम 100 लोगों को सामान सेल करते हैं तो उसमें से 5 लोग ऐसे होते हैं जो हमसे हमारा प्रोडक्ट वापस करते हैं हमको और पैसा वापस लेते हैं हमसे। क्लियर है? नेक्स्ट, बाउंस रेट। बाउंस रेट ट्रैक्स द परसेंटेज ऑफ वेटर्स हु लीव योर वेबसाइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज। फिर पहला पेज देखे और पहला पेज उनको पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो लोग क्या कर दिए? बैक कर दिए, वापस चले गए। इसको बोलते हैं बाउंस रेट। ठीक है, अ हाई बाउंस सजेस्ट दैट विजिटर्स आर नॉट फाइंडिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, which may indicate problems with your site's relevance, content और यूजेबिलिटी। तो बाउंस रेट दिखाता है कि कस्टमर तुम्हारी वेबसाइट में आया तो सही, लेकिन बस फ्रंट देखा, उसको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, जो वो चाहता था वो वहां पे नहीं था, वो बैक कर दिया, लीव कर दिया, कहीं और चला गया। इसको बोलते हैं बाउंस रेट। ठीक है, तो टोटल कितने लोग आए, ठीक है, और कितने लोग उसमें से एक पेज खाली व्यू करके वापस चले गए। तो सोच लो टोटल 1000 कस्टमर आए, उसमें से 200 कस्टमर ऐसे थे जो सिर्फ एक पेज देखे और बैक कर दिए, तो हमारा बाउंस रेट जो है वो है 20% का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, आखिरी, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। इसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि एक आदमी हमारे वेबसाइट में कितने देर ऑन एन एवरेज जो है स्पेंड करता है। जितना ज्यादा देर हमारे वेबसाइट में वो स्पेंड करेगा, उतना हाई चांसेस है वो सामान हमसे खरीदेगा। क्लियर है? द केपीआई मेजर्स द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम visitors spent on your website. Longer session duration typically indicates high engagement, suggest that users are finding your site valuable and relevant. तो अगर लॉन्गर सेशन है, एक कस्टमर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा तुम्हारे वेबसाइट में बिताता है, इसका मतलब तुम्हारा वेबसाइट बहुत एंगेजिंग है, वैल्यूएबल कंटेंट है उसमें, और हाई चांसेस है कि ये जो कस्टमर है
तुमसे सामान खरीदने वाला है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसका ध्यान देने का जरूरत है कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाने के लिए। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स शुरू किए थे, 5 तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वहां पे पढ़े थे, टोटल 13 है, तो बाकी 8 तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम आज के क्लास में पढ़े। दिस इज ऑल अबाउट द केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।